तो क्या तुमने कभी सोचा है कि हर एक स्ट्रो हैट की कौन सी बेस्ट और कौन सी वर्स्ट आर्क होगी? अगर नहीं तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें इसी के बारे में बताऊंगा। और ये लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग है, इसलिए इसे दिल पर मत लेना और तुम अपनी लिस्ट कमेंट में बता सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जिनबे की, और जिनबे की बेस्ट आर्क होगी मरीन फोर्ड। आई नो कि तुम्हें लगता होगा कि फिशमैन आइलैंड जिनबे के लिए बेस्ट रहेगी, बट जो फीट्स उसने मरीन फोर्ड में दिखाए हैं वो सच में अनबिलीवेबल से थे। सबसे पहले तो एस एंड जिनबे का बॉन्ड इस आर्क की मेन हाईलाइट थी। दोनों का लगातार 5 दिन तक लड़ना और इवेंचुअली दोस्त बन जाना। इसके अलावा उसका ओपनली वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपोज करना, जिसकी वजह से उसे प्रिजन में डाल रखा था। और जब एस की डेथ के बाद लूफी बिल्कुल अनकॉन्शियस था, तब जिनबे ने उसे अकाइनू से बचाया, जिससे वो काफी डैमेज भी हुआ। और लास्ट में तो उसने अकाइनू से एक डायरेक्ट हिट भी लिया, वो भी सिर्फ लूफी को बचाने के लिए। और इसके बाद अमेज़न लिली में जब लूफी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, तब जिनबे ने उसे बताया कि अब भी उसके पास उसका क्रू है। इसलिए नो डाउट जिनबे के लिए मरीन फोर्ड सबसे बेस्ट होगी। और बात करें वर्स्ट की, तो वो होगी एगेट आर्क। एगेट का मेन फोकस वर्ल्ड गवर्नमेंट की डार्क साइड पर था, बट बीइंग अ फिशमैन उसकी डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ कोई बात ही नहीं हुई। और जहाँ जोरो की लूची के साथ बहुत बढ़िया फाइट हुई और सांजी ने भी सीधा एडमिरल किजारू और नुज़ुरो से क्लैश किया, वही जिनबे मोस्टली साइड कैरेक्टर लग रहा था, जो उस लोगों को यहाँ से वहाँ करने में बिजी था। इवन वेगापंक जो इस आर्क का मेन फोकस था, उसके साथ भी जिनबे की कोई खास कन्वर्सेशन नहीं हुई। अगला बंदा आता है उसोप। अब वैसे तो एल्बाफ उसके लिए बेस्ट आर्क होनी चाहिए थी, बट करंट चैप्टर तक उस पर कोई भी स्पॉटलाइट नहीं आई। उसने सिर्फ एक काम किया, वो था इमो को रेज बेट करना, जिससे एट द एंड प्रॉब्लम उनके लिए बढ़ गई। एंड उसके लिए बेस्ट आर्क होगी ड्रेसरोसा। काफी लोग वाटर 7 एंड एनिस लोबी को भी एक अच्छी आर्क मानेंगे, जैसे स्टार्टिंग में उसका क्रू को लेफ्ट करना, देन लूफी वर्सेस उसुप की इमोशनल फाइट, वर्ल्ड गवर्नमेंट का फ्लैग जलाना और रोबिन को बचाना, एंड लास्ट में लूफी से अपोलोजाइज करके क्रू में वापस आ जाना। नो डाउट ये काफी अच्छी प्रोग्रेस थी उसके कैरेक्टर के लिए। मैंने ड्रेसरोसा को कुछ अलग रीजंस के लिए चूज किया है। ड्रेसरोसा में उसुप की पर्सनैलिटी का एक काफी अच्छा ट्रेड सामने आया। भले ही उसुप थोड़ा डरपोक था, बट टाइम आने पर वो पीछे नहीं हटा। और इस आर्क में उसने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को भी अनलॉक किया था, जो शायद ओरा सेंसे अब भूल चुके हैं। एंड उसका मेन हाईलाइट था शुगर को डिफीट करना, जिससे उसे गोल्ड उसुप का निकनेम मिला। और बाद में ये सारे लोग स्ट्रो हैट ग्रैंड फ्लीट बन गए। इसमें 5000 पायरेट्स है। और उसकी वर्स्ट आर्क होगी वानो, जो ग्लो अप उसुप का ड्रेसरोसा में हुआ था। उसके बाद चांसेस थे कि वो अगली आर्क में कुछ करेगा, और जोवन होल के आइलैंड में जैसे वो गायब ही हो गया। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वानो में हुआ। वानो में सभी स्ट्रो हैट्स किसी कमांडर या टोबी रोपो से फाइट कर रहे थे, बट उसुप अकेला था जिसने कुछ नहीं किया। और उसका इस आर्क का सबसे बड़ा मोमेंट था कीकू एंड किनेमोन को बचाना। अगली स्ट्रो हैट है नामी, एंड उसके लिए बेस्ट आर्क थी आर्लोंग पार्क। नामी की बेलमेर एंड आर्लोंग की ट्रेजिक स्टोरी का रिवील होना इस आर्क का सबसे बड़ा हाईलाइट था। आर्लोंग के साथ रहते हुए नामी एक सेल्फिश चाइल्ड से लेयर्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गई, जो कि पूरे विलेज की फ्रीडम के बारे में सोचती। और नामी की लूफी के लिए ये लाइन भी काफी आइकॉनिक थी। Please help me. और आर्क की एंडिंग में नामी का स्वेट्स को ज्वाइन करना सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट था, क्योंकि अब वो अपने उस बर्डन एंड आर्लोंग की स्लेवरी से कंप्लीटली फ्री हो चुकी थी। और नामी के लिए वर्स्ट आर्क होगी पंक हैजार्ड, एंड इसका मेन रीजन था लो ने जो स्वेट्स की बॉडी स्वैपिंग कर दी थी, उससे नामी का सारा पोटेंशियल खत्म हो गया। एंड बेसिकली वो इसमें फनी एलिमेंट बनकर रह गई। भले उसका किड्स को प्रोटेक्ट करना एक इमोशनल साइड था, पर इससे आर्लोंग पार्क एंड होल केक से उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा कम हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रुक की, और ब्रुक की बेस्ट आर्क होगी होल केक आइलैंड आर्क। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि थ्रिलर बार ब्रुक की बेस्ट आर्क होगी, क्योंकि वहाँ उसका इंट्रोडक्शन था और हमें उसकी इमोशनल बैक स्टोरी देखने को मिली थी। बट ऑनेस्टली होल केक आइलैंड ने ब्रुक को एक कंप्लीट लेजेंड की तरह पोर्ट्रे किया। सबसे पहले तो उसने डायरेक्टली बिग मॉम को फेस किया और उसे बिना डरे यंग लेडी तक बोल दिया, जो ऑलरेडी उसके सबसे कोल्ड मोमेंट्स में से एक है। इसके अलावा रोड पोनेग्लिफ की कॉपीज चुराना भी ब्रुक का ही काम था, जो लिटरली वन पीस फाइंड करने की जर्नी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सबसे खास बात ये थी कि इस आर्क में ब्रुक सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं था, बल्कि एक एक्सपीरियंस और रिलायबल पायलट की तरह फील हुआ। उसने बिग मॉम के होमीज के अगेंस्ट अपनी सोल पावर्स का भी काफी स्मार्ट यूज किया और मल्टीपल टाइम्स स्ट्रैट्स को सपोर्ट भी किया। और अगर बात करें ब्रुक की वर्स्ट आर्क की, तो मेरे हिसाब से वो होगी पंक हैजार्ड। और इसका रीजन भी काफी सिंपल है। इस आर्क में ब्रुक का ऑलमोस्ट कोई मेजर रोल था ही नहीं। जहाँ बाकी स्ट्रैट्स को अलग अलग मोमेंट्स मिले, वहीं ब्रुक मोस्टली बैकग्राउंड में ही रहा। ना उसके पावर्स को क्रिएटिवली यूज किया गया और ना ही उसको कोई इमोशनल या इम्पैक्टफुल मोमेंट मिला। इवन कॉमेडी वाइज भी ब्रुक यहाँ इतना मेमोरेबल नहीं रहा जितना वो दूसरी आर्क में होता है। और क्योंकि पंक हैजार्ड ऑलरेडी लो, स्मोकर और सीजर के कॉन्फ्लिक्ट पर हेविली फोकस थी, तो ब्रुक पूरी आर्क में एक साइड कैरेक्टर की तरह फील हुआ। तो इसलिए ब्रुक का इस आर्क में सबसे कम कंट्रीब्यूशन था। अब हम बात करते हैं सांजी की, और सांजी की बेस्ट आर्क मेरे हिसाब से होगी एलाबेस्टा। नॉर्मली लोग होल केक आइलैंड को चूज करते हैं, क्योंकि वो सांजी की मोस्ट इमोशनल आर्क थी। उसकी फैमिली रिवील हुई, उसका पास्ट एक्सप्लोर हुआ और उसके कैरेक्टर को काफी डेप्थ मिली। बट एलाबेस्टा में जो सांजी ने ओरा दिखाया था, वो अलग ही लेवल का था। सबसे पहले तो मिस्टर प्रिंस वाला मोमेंट, वो आज भी सांजी के सबसे स्मार्टेस्ट मोमेंट्स में काउंट होता है। जब सब लोग क्रोकोडाइल के ट्रैप में फंस गए थे, तब
सांजी ने सीक्रेटली प्लान बनाकर उन्हें बचाया था और उसने क्रोकोडाइल के साथ फोन कॉल में जो ट्रोलिंग की थी वो भी काफी आइकॉनिक थी। इसके अलावा एलाबेस्ता ने सांजी को सिर्फ एक कुक या फाइटर की तरह नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिस्ट की तरह प्रेजेंट किया और जब क्रू मल्टीपल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था तब हर इंपॉर्टेंट मोमेंट पर सांजी का कंट्रीब्यूशन था। एंड बात करें वर्स्ट की तो वो होगी फिशमैन आइलैंड और ऑनेस्टली मुझे इसका रीजन भी एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। टाइम स्किप के बाद फैंस सांजी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे बट फिशमैन आइलैंड में उसका पूरा कैरेक्टर नोज़ब्लीड गैग से भर गया। मल्टीपल टाइम्स ब्लड लॉस की वजह से वो सीरियस सिचुएशन में भी कॉमिक रिलीफ बन गया और ये गैग इतना ओवरयूज था कि फैंस को इरिटेटिंग लगने लगा, स्पेशली मुझे भी। इवन आर्क में जहाँ फिशमैन डिस्क्रिमिनेशन और डीपर थीम्स चल रहे थे वही सांजी का मेजर फोकस सिर्फ मरमेड्स पर था। फाइट्स और कैरेक्टर मोमेंट्स के हिसाब से भी वो आर्क सांजी को कुछ खास डेवलपमेंट नहीं दे पाई। अब बात करते हैं फ्रैंकी की और फ्रैंकी की बेस्ट आर्क मेरे हिसाब से होगी ड्रेसरोसा। वैसे तो वॉटर 7 और एनीज लोबी भी उसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है क्योंकि वहाँ उसका इमोशनल बैक स्टोरी रिवील हुई थी बट ड्रेसरोसा में फ्रैंकी ने जो प्रेजेंस दिखाई वो उसके कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन करती है। सबसे पहले तो सिनोर पिंक के साथ उसकी फाइट वन पीस की मोस्ट यूनिक और मैनली फाइट में से एक है। नॉर्मली एनिमे फाइट्स पावर या फ्लैश अटैक पर फोकस होती है बट यहाँ दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट अर्न करते हुए लड़ रहे थे और फाइट के एंड तक फैंस लिटरली सिनोर पिंक के लिए इमोशनल भी हो गए। इसके अलावा ड्रेसरोसा में फ्रैंकी ने टोनाटास और सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हुए काफी बड़ा रोल प्ले किया था और पूरा आर्क उसके सुपर पर्सनैलिटी को परफेक्टली शोकेस करता है। और अगर बात करें फ्रैंकी की वर्स्ट आर्क की तो वो होगी एगहेड और इसका रीजन ऑनेस्टली फैंस की एक्सपेक्टेशंस थी। एगहेड एक साइंस बेस्ड आर्क थी जहाँ डॉक्टर वेगापंक स्टोरी का मेन फोकस था। फ्रैंकी खुद एक साइबोर्ग और इन्वेंटर है जो वेगापंक को ऑलमोस्ट अपना आइडल की तरह देखता है। नेचुरली सबको लगा था कि इस आर्क में फ्रैंकी को मैसिव स्पॉटलाइट मिलेगी, डीपर साइंटिफिक कन्वर्सेशन या वेगापंक के साथ इमोशनल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा बट सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ दूसरे कैरेक्टर्स को किजारू, गोरोसे और वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट बड़े मोमेंट्स मिले और फ्रैंकी बेचारा देखता रह गया। इवन वेगापंक के साथ उसकी कन्वर्सेशन भी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं रही जितना कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो देखा जाए तो एगहेड फ्रैंकी के लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग आर्क फील होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोनी चॉपर की और चॉपर की बेस्ट आर्क मेरे हिसाब से होगी वानो कंट्री। वैसे तो ड्रम आइलैंड उसकी मोस्ट इमोशनल आर्क थी क्योंकि वहाँ उसका बैक स्टोरी और डॉक्टर हिलुलेक के साथ रिलेशनशिप रिवील हुई बट वानो ने फाइनली चॉपर को एक ट्रू डॉक्टर की तरह शाइन करने का मौका दिया। सबसे पहले तो वुडन प्रिजन में जब मंकी डी लूफी पॉइजन कंडीशन में था तब चॉपर ने उसे बचाया था और ओनिगाशिमा रेड में क्वीन का आइस ओनी वायरस पूरे बैटलफील्ड के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका था बट चॉपर ने प्रेशर के अंदर भी उसका एंटीडोट बना दिया और हंड्रेड्स ऑफ लोगों की जान बचाई। और सबसे खास बात ये थी कि सार्क पे चॉपर सिर्फ क्यूट मैस्कॉट नहीं लगा, इवन क्वीन जैसे साइंटिस्ट के अगेंस्ट खड़े होकर उसे डॉक्टर्स की मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रेजेंट किया। बात करें उसकी वर्स्ट आर्क की तो वो होगी फिशमैन आइलैंड आर्क और इसका रीजन मेनली ये है कि टाइम स्किप के बाद फैंस चॉपर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे बट फिशमैन आइलैंड में उसको कोई मेजर स्पॉटलाइट नहीं मिली, ना उसको कोई मेमोरेबल इमोशनल मोमेंट मिला और ना ही डॉक्टर होने के हिसाब से कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन। फाइट्स में भी चॉपर का रोल कंपैरेटिवली वीक फील हुआ और उसका फोकस मोस्टली क्यूट रिएक्शंस पर था। इवन मोस्टर पॉइंट का रिवील भी उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा जितना फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर टाइम स्किप। ओवरऑल आर्क में चॉपर एक साइड कैरेक्टर की तरह फील हुआ इंस्टेड ऑफ समवन जिसका रोल स्टोरी में जेन्युइनली इंपॉर्टेंट हो। अब हम लोग बात करते हैं रोरनोआ ज़ोरो की और ज़ोरो की बेस्ट आर्क मेरे हिसाब से होगी थ्रिलर बार। वैसे तो वानो कंट्री भी उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि वहाँ उसने काइडो को स्कार दिया और किंग जैसे कमांडर को डिफीट किया बट थ्रिलर बार में ज़ोरो ने जो लॉयल्टी दिखाई थी वो उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। सबसे पहले तो उसका बार्थोलोम्यू कुमा के सामने खुद को सैक्रिफाइस करना ही अनबिलीवेबल था। जब कुमा ने मंकी डी लूफी का सारा पेन और डैमेज निकाल लिया तब ज़ोरो ने बिना हेजिटेशन के वो सारा पेन खुद ले लिया सिर्फ अपने कैप्टन को बचाने के लिए और उसके बाद का नथिंग हैपन मोमेंट वन पीस की हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन गया। इसके अलावा थ्रिलर बाग ने ये भी प्रूव किया था कि ज़ोरो के लिए कैप्टन और क्रू की लॉयल्टी उसके खुद के ड्रीम से भी ऊपर आते हैं। और अगर हम बात करें वर्स्ट की तो ज़ोरो के लिए वर्स्ट आर्क चुनना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ज़ोरो वन पीस के सबसे कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है बट फिर भी अगर एक आर्क चूज करनी पड़े तो वो होगी पंक हैज़ार्ड। इसका रीजन मेनली ये है कि इस आर्क में ज़ोरो का कोई मेजर चैलेंज या स्टैंड आउट फाइट नहीं मिली। मोनेट के साथ उसकी फाइट विजुअली कूल थी बट वो कम्प्लीटली वन साइडेड थी और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ज़ोरो को सीरियसली स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और बाकी आर्क्स की तरह यहाँ उसको कोई बड़ा इमोशनल या कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट भी नहीं मिला। इवन पोस्ट टाइम स्किप होने के बाद भी पंक हैज़ार्ड ज़ोरो के पावर्स को उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया, इसलिए कंसिस्टेंसी की वजह से आर्क बुरी नहीं लगती बट कंपेयर करें बाकी से तो उसके लिए हम इसी आर्क को वर्स्ट मान सकते हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं क्रू के कैप्टन मंकी डी लूफी की और लूफी की बेस्ट आर्क मेरे हिसाब से होगी मरीन फोर्ड। वैसे तो एनीज लॉबी एंड वानो कंट्री उसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है, जैसे एनीज लॉबी में उसका पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपोज करना और फाइनली वानो में एक योंको बनना। बट मरीन फोर्ड ने लूफी को एक ऐसा रियलिटी चेक दिया जो उसके पूरे कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो इस आर्क में लूफी ने फर्स्ट टाइम दुनिया के टॉप टियर फाइटर्स को प्रॉपर्ली एक्शन में देखा। व्हाइट बियर्ड, एडमिरल्स, वॉरलॉर्ड्स और काउंटलेस पावरफुल पायरेट्स के बीच वो लिटरली सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था और इसी आर्क में से रियलाइज हुआ कि सिर्फ डिटर्मिनेशन से सब
कुछ नहीं होता। एस को बचाने के इतने क्लोज आने के बाद भी उसके सामने अकाइनु ने इसको किल कर दिया और लूफी कम्प्लीटली ब्रेक हो गया। माइनफोर्ड बेसिकली वो मोमेंट था जहाँ लूफी को ये समझ आया कि न्यू वर्ल्ड के लिए अभी वो रेडी नहीं है और इसी रियलिटी चेक की वजह से उसने टाइम स्किप और ट्रेनिंग का डिसीजन लिया। एंड बात करें लूफी की फर्स्ट आर्क की तो वो होगी अमेज़न लिली और ऑनेस्टली इसका मेन रीजन ये है कि इस आर्क में ज्यादा फोकस बोआ हैनकॉक पर था एंड उसकी बैक स्टोरी पर, ना कि लूफी पर। भले ही यहाँ लूफी का केयर फ्री और फियरलेस नेचर देखने को मिला बट ओवरऑल ये आर्क कोई बड़ी फाइट, इमोशनल ग्रोथ या फिर मेजर अचीवमेंट पर नहीं थी। इवन आर्क का मेन पर्पस भी बेसिकली लूफी को माइनफोर्ड सागा का नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचाने के लिए था और क्योंकि अमेज़न लिली कंपैरेटिवली एक ट्रांजिशन आर्क फील होती है इसलिए लूफी के लिए यहाँ कोई स्पेशल आइकॉनिक या कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट नहीं था। और अब हम लास्ट में बात करते हैं निक और रॉबिन की। और रॉबिन की बेस्ट आर्क विदाउट एनी डाउट होगी एनीज लॉबी और यहाँ मैं किसी दूसरी आर्क को कंसीडर तक नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एनीज लॉबी ने रॉबिन को वो सब कुछ दिया जो उसके कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो उसकी ट्रेजिक ओहारा बैक स्टोरी रिवील हुई जहाँ उसने बचपन से ही अपने सबसे क्लोज लोगों को लूज किया और पूरी दुनिया उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करती रही और इसी वजह से रॉबिन ने बिलीव कर लिया था कि वो कभी भी हैप्पीनेस डिजर्व भी नहीं करती। बट जब स्ट्रॉ हैट्स उसके लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट तक को चैलेंज करने के लिए रेडी हो गए और लूफी ने उससे ये पूछा तो रॉबिन फाइनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाई। उसका आई वांट टू लिव मोमेंट आज भी वन पीस के मोस्ट इमोशनल सीन्स में काउंट होता है और इसी आर्क में रॉबिन ऑफिशियली स्ट्रॉ हैट्स को अपनी रियल फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए मेरे हिसाब से एनीज लॉबी रॉबिन की बेस्ट आर्क थी क्योंकि वहाँ उसके कैरेक्टर को सबसे बड़ा इमोशनल पे ऑफ मिला। और अगर बात करें रॉबिन की वर्स्ट आर्क की तो वो होगी फिशमैन आइलैंड आर्क और इसका रीजन मेनली ये है कि डिस्पाइट हिस्ट्री और पोने ग्लिफ से कनेक्टेड आर्क होने के बाद भी रॉबिन को यहाँ उतना स्पॉटलाइट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। भले ही उसने जॉय बॉय का अपॉलॉजी पोने ग्लिफ डिस्कवर किया था बट उस मोमेंट को स्टोरी ने ज्यादा इमोशनल या इम्पैक्टफुल ट्रीटमेंट नहीं दिया। फाइट के हिसाब से भी रॉबिन को कोई बड़ा स्टैंड आउट नहीं मिला और पूरा आर्क मोस्टली मंकी डी, लूफी, शिराओशी और फिशमैन डिस्क्रिमिनेशन थीम पर फोकस था। इवन पोस्ट टाइम स्किप होने के बाद भी रॉबिन के नए एबिलिटीज को यहाँ उतना प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो गाइस कैसी लगी तुम्हें वीडियो कमेंट्स में बताना और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पे क्लिक करो जिसमें मैंने बताया है वन पीस की कुछ अनसोल्ड मिस्ट्रीज के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।